हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दुनिया के सामने जो बाइडेन ने किया पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने कहा सबसे खतरनाक देश है पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने क्या कहा दोस्तों बताएंगे। नौसिखिए बिलावल भुट्टो ने जवाब देते हुए भारत से पूछे बाइडेन जैसा जवाब दिया है। दोस्तों आप भी जानकर चौंक जाएंगे, आखिर इसमें भारत की बात आखिर क्यों आई। दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे, जहां राजनाथ सिंह की दो टूक कहा अगर भारतीय सेना पर कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसे करारा जवाब मिलेगा। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद अब इमरान खान ने की जयशंकर जी की जमकर तारीफ। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा इमरान खान ने। और साथ ही साथ आपको गुजरात और हिमाचल प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार को लेकर बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। दोस्तों सबसे पहले भी बताएंगे और साथ ही हर तरह की जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है और अपना भारत देश जल्द ही नंबर 1 बन जाएगा। दोस्तों तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जो बाइडेन ने खोली पाकिस्तान की पोल। कहा सबसे खतरनाक देश है पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, जो बाइडेन के इस बयान से तिलमिलाया पाकिस्तान। अमेरिकी राजदूत को किया तलब, भारत का जिक्र करके दिया बेतुका बयान। बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया है। दोस्तों जो बाइडेन ने कहा कि पाकिस्तान के पास बिना एकता के परमाणु हथियार है। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस टिप्पणी से पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिला उठा। उसने अमेरिकी राजदूत को तलब किया है। दोस्तों विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनकी टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। दोस्तों पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि पाकिस्तान वैश्विक मानकों का पालन कर रहा है। उन्होंने कहा कि जहां तक पाकिस्तान की परमाणु संपत्ति की सुरक्षा का सवाल है, हम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के अनुसार सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं। बिलावल ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ जो बाइडेन के बयान के मुद्दे पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम को आधिकारिक सीमांकन के लिए पाकिस्तान के विदेश कार्यालय तलब किया गया है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने पिछले महीने अमेरिका का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने कई उच्च स्तरीय बैठकें भी की थी। उन्होंने जो बाइडेन के बयान पर हैरानी जताते हुए कहा है कि अतीत में संबंधों में तनाव के कारण दोनों पक्षों के बीच संचार की कमी कारण हो सकती है। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति जो बाइडेन की टिप्पणी से हैरान हूं। मेरा मानना है कि ये ठीक उसी तरह की गलतफहमी है जो एंगेजमेंट की कमी होने पर पैदा होती है। जी हां दोस्तों, बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान ने यानी अमेरिका के साथ एंगेजमेंट शुरू की है और अभी अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की चिंता थी तो मेरे साथ उस बैठक में उठाया जाना चाहिए था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि इस साल 9 मार्च को गलती से पाकिस्तान में मिसाइल दागने वाले भारत के परमाणु हथियारों पर सवाल उठाना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अमेरिका ने दोस्तों पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश बताया है, लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका से लड़ना चाहिए था। दोस्तों अमेरिका से आर्गुमेंट करना चाहिए था, लेकिन अमेरिका से आर्गुमेंट करते करते इस बात में भी दोस्तों भारत को घेरने की कोशिश की पाकिस्तान ने। यानी कि पाकिस्तान के इस बयान से दोस्तों अब ये सच में साबित हो चुका है कि कोई भी बात पाकिस्तान पर आकर अगर खत्म होती है तो पाकिस्तान उसको भारत पर जरूर लाकर छोड़ता है दोस्तों, और भारत को लपेटने की कोशिश अवश्य करता है। ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर बैठे इन नेताओं में दोस्तों भारत को लेकर कितनी घृणा है इससे साफ झलकता है। ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से भारत को घेरने की कोशिश की गई है पाकिस्तान द्वारा, दोस्तों आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा, देखते क्या कहती है भारत की जनता। और साथ ही साथ दोस्तों जिस प्रकार से जो बाइडेन ने पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश बताया है, दोस्तों क्या आप मानते हैं इनकी बात को? हाँ या ना में जवाब देना मत भूलिएगा। और दोस्तों जितनी ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर हमेशा की तरह। और जो लोग सपोर्ट करते हैं दोस्तों इस चैनल को, आप सभी का दिल से धन्यवाद। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर राजनाथ सिंह जी की दो टूक अगर भारतीय सेना पर कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसे करारा जवाब मिलेगा। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी का स्वरूप मानती है, लेकिन आजादी के बाद से लंबे समय तक ये उपेक्षा और विकास के अभाव को झेलते रहे। जी हां दोस्तों, सिंह ने शनिवार को यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने अपने 8 वर्षों के कार्यकाल में पूर्वोत्तर में शांति स्थापित करके विकास को गति
दी है। सरकार की नीतियों के चलते क्षेत्र में हिंसा की घटनाओं में लगभग 80 से 90% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों में शांति की स्थापना के कारण ही यह संभव हो सका है कि आज लगभग 80% इलाकों में अफस्पा हटाया जा चुका है और यह तभी संभव हो सका क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों में न केवल शांति आई बल्कि स्थिरता भी नजर आई है। जी हाँ, हर राज्य को सीधे हवाई संपर्क से जोड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ उन्होंने अपनी भारतीय सेनाओं को लेकर भी दोस्तों सीधा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार, सेना और सामान्य जन में ऐसा सौहार्द और सहयोग देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि भारत की सेनाओं पर कोई आंख उठाकर देखने का प्रयास करेगा तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास बदल जाएगा। जी हाँ, सेना और सामान्य जन का एक ऐसा बढ़िया तालमेल, वो भी बेहद विषम परिस्थितियों में, सिर्फ इन्हीं नॉर्थ ईस्ट राज्यों में ही मिल सकता है। इससे में दोस्तों, अगर आप भी राजनाथ सिंह जी के बयानों का दिल से समर्थन करते हैं तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां पर 150 से अधिक हिंदू समूहों ने प्रधानमंत्री लिज ट्रस को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है दोस्तों। स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। जी हां, स्वामीनारायण संप्रदाय, गायत्री परिवार, इस्कॉन, आर्य समाज सहित 150 से अधिक हिंदू समूहों ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस को पत्र लिखा है दोस्तों। इस पत्र में उन्होंने लेस्टर हिंसा की स्वतंत्र जांच की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में कट्टरता को बदलने की दरकार है। दरअसल बीते दिनों ब्रिटेन के लेस्टर शहर में भारतीय समुदाय के खिलाफ हिंसा का मामला सामने आया था। हिंदुओं के धार्मिक परिसरों और धार्मिक प्रतीकों को तोड़ा गया था। इसके बाद यहाँ हिंसा भड़क उठी थी दोस्तों। इस मामले में 47 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। हिंसा की शुरुआत एशिया कप में 28 अगस्त को भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए क्रिकेट मैच से हुई थी, जो आगे जाकर मंदिर के तोड़ फोड़ तक पहुंच गई थी। जी हाँ दोस्तों, शहर में सरेआम मंदिरों पर हमला किया गया। कुछ पाकिस्तानी गुंडों ने पुलिस की मौजूदगी में मंदिर के झंडे को उतारने की जुर्रत की। जी हाँ, और ऐसे में 150 से अधिक हिंदू समूहों ने दोस्तों मिलकर के ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस को यह पत्र लिखा है दोस्तों और स्वतंत्र जांच की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब देखना यह होगा कि लिज ट्रस इस पर एक्शन लेती है या नहीं। आपको जो भी लगता है दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा इस मुद्दे पर। साथ ही साथ बड़ी खबर बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद अब इमरान खान ने की जयशंकर जी की जमकर तारीफ, कहा वो काबिले तारीफ है। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जब सत्ता में थे तब भारत के खिलाफ जहर उगलने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे दोस्तों, लेकिन अब जब वो अपने प्रधानमंत्री के पद से हाथ धो बैठे हैं तो किसी न किसी बात पर भारत के नेताओं की तारीफ करते नजर आते हैं। जी हाँ, एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही किया। इस बार उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की तारीफ की और वो भी उनके रूप को रशिया और यूक्रेन को लेकर दिए गए बयान के चलते। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीय विदेश मंत्री ने रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर अपने लोगों का रुख दिखाया वो काबिले तारीफ है। हालांकि वो भारत के विदेश मंत्री हैं, लेकिन इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। जी हाँ, आपको बता दें, रशिया यूक्रेन को लेकर दिए बयान को लेकर इमरान खान तो क्या पूरी दुनिया एस जयशंकर जी की तारीफ कर रही है। हर कोई उनके रशिया को लेकर दिए एक बयान और यूक्रेन को लेकर साफ और तीखा रुख रखने को लेकर प्रशंसा कर रहा है। दरअसल हाल ही में उन्होंने कहा था कि भारत हथियारों की सप्लाई के लिए रशिया पर निर्भर इसलिए था क्योंकि उसे पश्चिमी देशों से ये सप्लाई नहीं मिल रही थी। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश देख रहे हैं कि हमारे पड़ोस में ही एक सैन्य तानाशाही वाला देश है, फिर भी उसको सहयोगी बना रहे हैं। तो वहीं यूक्रेन पर रूसी हमलों के बारे में बात करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा था कि बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना और आम नागरिकों की जान लेना दुनिया के किसी भी हिस्से में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने रशिया यूक्रेन संघर्ष में दोनों पक्षों के कूटनीति और वार्ता के रास्ते पर लौटने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने आगे कहा कि ये संघर्ष किसी की भी मदद नहीं कर रहा, उनके इस स्पष्ट रुख की हर कोई प्रशंसा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में इमरान खान ने जिस प्रकार से दोस्तों जयशंकर जी की तारीफ की और कहा कि वो काबिल तारीफ है, इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें जहां पर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, शोपियां में टारगेट किलिंग का एक और मामला सामने आया है दोस्तों। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित की गोली मारकर कर दी हत्या। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दिया। इस बार उन्होंने बाहरी मजदूर की जगह कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया है दोस्तों। आतंकियों ने कश्मीर जोन के शोपिया जिले में एक कश्मीरी पंडित को गोली मारकर जख्मी कर दिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि अब तक किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, इसलिए पुलिस को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि किस संगठन ने टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि आतंकवादियों ने एक अल्पसंख्यक नागरिक यानी कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट को
गोली मार दी। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों जांच एजेंसियां इसको लेकर बैठाई गई हैं दोस्तों और जांच पड़ताल जारी, आखिर किसने ये टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है दोस्तों। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है, पूरन कृष्ण भट्ट जी को श्रद्धांजलि आप लोग जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूक्रेन को 72.5 करोड़ डॉलर के हथियार देगा अमेरिका। कई देशों ने लिया जेलेंस्की की मदद का संकल्प। बता दें, व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन यूक्रेन को 72.5 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त हथियार और अन्य सैन्य सहायता प्रदान करेगा। यह घोषणा शुक्रवार को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की बैठकों के बाद की गई है दोस्तों। नाटो की बैठक में यूरोप और दुनिया भर के रक्षा नेताओं ने कीव तथा अन्य क्षेत्रों में रशिया की बमबारी बढ़ने के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को हथियार व हवाई रक्षा प्रणालियां मुहैया कराने का संकल्प लिया है। जी हां दोस्तों, अधिकारियों ने बताया है कि अमेरिका के सैन्य पैकेज में कोई प्रमुख नया हथियार शामिल नहीं है। इसके बजाय अमेरिकी मदद का मकसद उन हथियार प्रणालियों के लिए हजारों गोला बारूद का पुनः भंडारण करने में सहायता देना है दोस्तों, जिनका यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ सफलता पूर्वक इस्तेमाल किया है। नए पैकेज में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स के लिए गोले बारूद देना शामिल है। ये एक अहम हथियार है जिसने डिपो, पुलों और अन्य अहम ठिकानों पर हमला करने की यूक्रेन की क्षमता में सुधार किया है। साथ ही साथ बड़ी खबर बता दे, जहां पर पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में नरसंहार किया था। जी हां, अमेरिकी संसद में प्रस्ताव हुआ पेश, बताया हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार। बता दें, अमेरिका के 2 प्रभावशाली सांसदों ने प्रतिनिधि सभा में एक प्रपोजल पेश किया है दोस्तों, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से 1971 में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने जातीय बंगाली और हिंदुत्व के खिलाफ किए गए अत्याचारों को नरसंहार करार देने का अनुरोध किया है दोस्तों। भारतीय अमेरिकी कांग्रेस सदस्य रॉ खन्ना और सांसद शिव चाबोट ने शुक्रवार को प्रतिनिधि सभा में यह प्रपोज पेश किया। इसमें पाकिस्तान सरकार से नरसंहार में उसकी निभाई गई भूमिका के लिए बांग्लादेश के लोगों से माफी मांगने के लिए भी कहा गया है दोस्तों। रिपब्लिकन पार्टी के सांसद चाबोट ने ट्वीट किया कि हमें वर्षों बाद भी उन लाखों लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो नरसंहार में मारे गए थे। नरसंहार की बात स्वीकारने से ऐतिहासिक रिकॉर्ड मजबूत होता है। हमारे साथी अमेरिकी जागरूक होते हैं और साथ ही भविष्य के साजिश करने वालों को ये पता चलता है कि ऐसे अपराधों को माफ या भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही साथ एक और खबर बता दे, जहां पर दोस्तों भारत और ब्रिटेन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर संकट के छाए बादल, दिवाली तक टली डील, आखिर जिसका डर था वही हुआ। बता दे, भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत अब कठिन दौर से गुजर रही है। अभी तक कहा जा रहा था कि ये दीपावली तक फाइनल हो सकता है, लेकिन अब ये साफ है कि अगर ये डील फाइनल होगी तो दीपावली के बाद ही होगी दोस्तों। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटिश ट्रेड सेक्रेटरी केमी बड़े नोच ने गुरुवार को कहा कि हम एक डील पर काम कर रहे हैं और ये फाइनल होने की ओर है। एक चीज बदल गई है और वो ये है दोस्तों कि अब हम दिवाली की समय सीमा पर काम नहीं कर रहे हैं। एक और खबर की बात करें, जहां पर ब्रिटेन में लिज ट्रस की कुर्सी पर बहुत बड़ा संकट दोस्तों फिर हो सकता है। क्या चुनाव? ऋषि सुनक और पेनी मोर्डेट के नाम पर चर्चा हुई तेज। बता दे, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस को बीते महीने की कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुना गया था, लेकिन अब एक बार फिर ऐसी चर्चा है कि उन्हें कुर्सी से हटाए जाने पर विचार किया जा रहा है। जी हां, यू गवर्नमेंट के सर्वे से पता चला है कि टोरी पार्टी के आधे सदस्य सोचते हैं कि पार्टी ने एक गलत नेता चुना है। द टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्रस की जगह पेनी मोर्डेट और ऋषि सुनक की संयुक्त टीम पर विचार किया जा रहा है। दरअसल कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य सोचते हैं कि उन्होंने गलत नेता चुना है। ऐसा इसलिए क्योंकि लिज ट्रस के पहले बजट में ही पाउंड में गिरावट देखी गई है। साथ ही सरकारी ऋण ब्याजों के दरों में वृद्धि हुई है। कंजर्वेटिव पार्टी के बैंक बेंचर्स पीएम ट्रस की कर कटौती वाली आर्थिक नीतियों के खिलाफ है दोस्तों, जिसे वे अमीरों के पक्ष में देखते हैं। इसीलिए परेशान सांसद 42 वर्षीय भारतीय मूल के पूर्व चांसलर ऋषि सुनक जी के विकल्प पर विचार कर रहे हैं दोस्तों, जो पीएम की रेस में अपने सहयोगियों में सबसे आगे थे। ऐसे में दोस्तों कितने भाइयों और बहनों को लगता है कि लिज ट्रस की जगह ऋषि सुनक जी को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए था? ऐसे में दोस्तों एक और बात और बड़ी खबर की और चले, जहां चीन ने अमेरिकी वॉरशिप्स पर 151 बार की बमबारी, यूएस के परमाणु ठिकाने तक पहुंचे चीनी जासूस। बता दें, द वॉर जोन ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा है कि हाल ही में जारी अमेरिकी नौसेना के रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 5 सालों में संदिग्ध चीनी जासूसों ने 151 बार अमेरिकी युद्ध पोतों पर बमबारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ड्रोन के माध्यम से संदिग्ध चीनी जासूसों ने अमेरिकी युद्ध पोतों पर बमबारी की है। द वॉर जोन ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो सूचनाएं निकाली है उसके मुताबिक बिना सील किए गए दस्तावेज दिखाते
बताते हैं कि अमेरिकी बेड़ों को अज्ञात ड्रोन ने काफी ज्यादा परेशान किया है और प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में हांगकांग में अमेरिकी जहाज पर ड्रोन लैंडिंग किया गया दोस्तों, जबकि पर्ल हार्बर में एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया जो ड्रोन उड़ा रहा था। जी हाँ, एक और बात और बड़ी खबर की ओर चले, जहां पाकिस्तानी ड्रोन और घुसपैठ को बीएसएफ और मजबूती से करेगी नाकाम, सीमा पर तैनात होंगे आधुनिक उपकरण। जी हाँ दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को कहा है कि आतंकी घुसपैठ को नामुमकिन बनाने और सीमा पार से हथियारों तथा मादक पदार्थों की तस्करी में ड्रोन के उपयोग से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए बल प्रयास कर रहा है। दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त महानिदेशक पीवी रामा शास्त्री ने कहा है कि बल पूरी तरह सतर्क है और सीमा पर उत्पन्न हर तरह की चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। वो इस साल घुसपैठ के सभी प्रयासों को विफल किया है। दोस्तों, शास्त्री 43 रंग रूटों की पासिंग आउट परेड और उधमपुर के सहायक प्रशिक्षण केंद्र में उनकी तैनाती के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों में घुसपैठ के खतरे से जुड़े एक सवाल पर अधिकारी ने कहा कि भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ नामुमकिन बनाने के लिए हर संभव उपाय किए गए हैं। शास्त्री ने कहा कि सभी सर्विलांस उपकरणों की समीक्षा कर उनका आधुनिकीकरण किया गया है। 1 महीने के भीतर और उपकरणों की तैनाती की जाएगी। रात को निगरानी की रणनीति भी तैयार है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर बताते जहाँ विदेश मंत्री जयशंकर जी ने काहिरा पार्क में बापू को श्रद्धांजलि दी है दोस्तों, और साथ ही साथ कह दी है ये बड़ी बात बता दे। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने शनिवार को काहिरा के एक प्रसिद्ध पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने मिस्र की राजधानी में कहा कि महात्मा गांधी का संदेश दुनिया को सभी के लिए न्याय और समानता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। जयशंकर जी ने अपने मिस्र के समकक्ष समय हसन शौकी के निमंत्रण पर 2 दिवसीय यात्रा पर मिस्र में है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दे, जहां गुजरात और हिमाचल में किसकी बनेगी सरकार, सर्वे में किसे कितनी सीटों का अनुमान बता दें। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही हिमाचल और गुजरात को लेकर ओपिनियन पोल भी सामने आने शुरू हो गए हैं। गुजरात में भी जल्द चुनाव होने वाले हैं और कुछ ही दिन में इसका ऐलान होने की संभावना है। चुनाव पूर्व सर्वे की माने तो गुजरात में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की वापसी हो सकती है। टाइम्स नाउ नव भारत के ओपिनियन पोल के अनुसार गुजरात में जहां भाजपा फिर से जबरदस्त तरीके से कमल खिलाती दिखाई दे रही है, तो वहीं हिमाचल में भी दोबारा सत्ता में लौटकर कमाल कर सकती है। दोस्तों, ओपिनियन पोल की माने तो गुजरात में भाजपा इस बार पहले से भी अधिक ताकतवर होती दिखाई दे रही है दोस्तों, और उसे 125 से 131 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगने के साथ ही महज 29 से 33 सीट मिलने का अनुमान है। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी यानी आप पार्टी यहाँ तीसरे नंबर पर रह सकती है और उससे 18 से 22 सीटें ही मिलती दिखाई दे रही हैं दोस्तों, और 2 से 4 सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावना है। अगर बात करें दोस्तों हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल में भाजपा की दोबारा वापसी होती दिखाई दे रही है। जी हाँ, इस पहाड़ी राज्य में भी भाजपा फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। भाजपा को यहाँ 38 से 42 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 25 से 29 सीट मिलते दिखाई दे रही है। तो वहीं 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में भी जाने की संभावना है और अन्य को 1 से 2 सीट पर ही संतोष करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इन सर्वे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय होगी? क्या ये सर्वे सटीक हो सकते हैं? क्या इन दोनों राज्यों में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? आपको जो भी लगता है दोस्तों अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर AIMIM नेता का विवादित बयान, कहा मुसलमानों ने 800 सालों तक किया राज, हिंदू हाथ जोड़कर जी हजूरी करते थे। जी हाँ, AIMIM के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने हिंदुओं को लेकर विवादित बयान सुर्खियों में है। उनके बयान में 1-2 नहीं बल्कि कई विवादित बातें हैं दोस्तों। शौकत अली ने कहा कि उन्होंने कई ऐसी आपत्तिजनक बातें कही हैं जिनसे माहौल गर्मा गया है दोस्तों। उनका दावा है कि देश में 800 सालों तक मुसलमानों का राज रहा है और हिंदू उनकी जी हजूरी किया करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदू धर्म में शादी को लेकर भी बेहद आपत्तिजनक बातें कही हैं दोस्तों, जिसके बाद अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, शौकत अली ने कहा कि हमने इस देश पर 832 साल हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाहत में के सामने अपने हाथ को पीछे बांधकर जी हजूरी कर रहे थे। शौकत अली ने यह बयान एक जनसभा संबोधित करते हुए दिया है दोस्तों। उन्होंने मुसलमानों की 1 से ज्यादा शादियों को जायज ठहराया और अन्य धर्मों में शादी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमें कहते हैं कि हम 3 शादियां करते हैं और अगर हम करते भी हैं तो तीनों पत्नियों को
सम्मान, समाज में इज्जत दिलाते हैं, तो वहीं दूसरे धर्म पर तंज कसते हुए शौकत अली ने कहा कि तुम लोग एक शादी करके 3 अन्य महिलाओं से संबंध रखते हो, ना तो पत्नी को इज्जत देते हो और ना उन अन्य महिलाओं को भी नहीं। उन्होंने आगे कहा कि हम अपनी पत्नियों को रखते हैं और इज्जत देते हैं और राशन कार्ड में अपने बच्चों के नाम भी डलवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इन विवादित बयानों को लेकर दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर दोस्तों, क्योंकि इन्होंने इतने खुल करके दोस्तों ये विवादित बयान दिए हैं, शायद किसी ने अभी तक ना दिया हो। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाया खास प्लान, बंगाल के लिए भी रणनीति। जी हाँ, साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी और खास प्लान बनाया है। बीजेपी ने लगभग ऐसे 73,000 बूथों की पहचान की है जहां पार्टी कमजोर है और अपना आधार मजबूत करने के लिए पैनल बनाया था। अब पार्टी इन बूथ की संख्या को बढ़ाकर लगभग 1 लाख करने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा के नेतृत्व में देश भर में 73,000 कमजोर पड़े बूथों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक समिति का गठन किया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बाल बाल बचे नीतीश कुमार, सीएम की सुरक्षा में भारी लापरवाही, छठ घाट निरीक्षण में स्टीमर पिलर से टकराया। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस समय बाल बाल बच गए जब सीएम अपने सहयोगी मंत्री और अन्य पदाधिकारियों के साथ छठ घाट का निरीक्षण कर रहे थे। एएनआई के हवाले से मिली खबर के मुताबिक सीएम की बोट जेपी सेतु के एक पिलर से टकरा गई। एएनआई से मिली जानकारी के मुताबिक स्टीमर पर सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। जानकारी के अनुसार पिलर से टकराने से स्टीमर को भी क्षति पहुंची। स्टीमर में सवार सभी लोग अचानक हिल गए। सीएम और उनके साथ मौजूद सभी पदाधिकारी दूसरे स्टीमर से बाहर निकले। उनके साथ एक स्टीमर भी चल रही थी। बाहर निकले सड़क मार्ग से सीएम आवास लौटे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बाहुबली नेता अतीक अहमद पर उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा एक्शन, 35 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश। जी हाँ, पूर्व सांसद और बाहुबली नेता अतीक अहमद की 35 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि ये संपत्ति अतीक अहमद ने अवैध तरीके से अर्जित की थी। प्रयागराज के जिलाधिकारी के आदेश के बाद अब प्रयागराज पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लखनऊ जाकर इन संपत्तियों को कुर्क करेंगे। आपको बता दें कि लखनऊ के गोमती नगर के विजय खंड में अतीक अहमद के नाम पर 400 वर्ग मीटर जमीन है। इसके साथ ही भैंसौरा में करीब 51 बिस्वा जमीन का भी पता चला है। दोनों जमीनों की अनुमानित कीमत करीब 35 करोड़ रुपए बताई गई है दोस्तों। इनमें एक संपत्ति व्यावसायिक और दूसरी आवासीय है। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां आपके खाते में आएंगे 2,000 रुपए। इस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी जारी करेंगे प्रधानमंत्री किसान योजना की 12वीं किस्त। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमवार को राजधानी के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे दोस्तों। और इस अवसर पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की राशि की 12वीं किस्त जारी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में ये जानकारी दी है। मोदी जी ने अपनी सरकार की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर मई महीने में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त के रूप में 21,000 करोड़ रुपए जारी किए थे। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 नामक 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और किसानों और कृषि स्टार्टअप, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं, बैंकर और अन्य हितधारक को संबोधित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जितने भी किसान भाई उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर थी दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें, जहां दिवाली और छठ पूजा पर चलेंगी 82 स्पेशल ट्रेनें। बिहार के इन स्टेशनों पर रहेगा स्टॉपेज। जी हाँ दोस्तों, त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ भी बढ़ गई है। साल के 2 बड़े त्योहार दिवाली और छठ आने वाले हैं। ऐसे में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा से पहले यात्रियों के लिए 82 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया और इन अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन से पहले से चल रही ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट कम होगी और ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को कंफर्म सीटें मिल सकेंगी। जी हाँ दोस्तों, कब और कहां से चलेंगी ट्रेनें, ये सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी है दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे। और इसी बीच दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। दोस्तों तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम।
मातरम, हर हर महादेव।